हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है वूजन। पर उसे एक आदमी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वूजन हर रोज एक नया इंसान बन जाता है। हाँ, आपने सही सुना। हर सुबह जब वो नींद से जागता है, उसका चेहरा, उसकी बॉडी, उसकी हाइट, उसकी आवाज, सब कुछ बदल जाता है। कभी वो एक हैंडसम कोरियन मॉडल जैसा दिखता है, तो कभी एक मिडिल एज मोटा सा आदमी। कभी वो एक बूढ़ी औरत बन जाता है, तो कभी एक छोटा सा बच्चा। कभी वो कोरियन होता है, तो कभी जापानीज। कभी वाइट, कभी ब्लैक। उसका जेंडर, उम्र, एथनिसिटी कुछ भी फिक्स नहीं है। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो 18 साल का हुआ था। इस अजीब जिंदगी की वजह से वूजन की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो स्कूल नहीं जा पाया, कॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके दोस्त बस एक है, उसका बचपन का यार सैंगबैक। सैंगबैक ही वो इंसान है जो इस राज को जानता है। वो दोनों बचपन से साथ हैं और सैंगबैक ने वूजन के हर रूप को देखा है। वो उसके लिए दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी। वुजन ने जिंदगी के साथ जीना सीख लिया है। उसके घर में हर साइज के कपड़े हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, हर साइज के जूते, हर तरह के चश्मे। रोज सुबह उठकर पहला काम होता है आईने में देखना कि आज वो कौन है। फिर उसके हिसाब से कपड़े पहनना, अपने लिए एक पहचान चुनना। उसकी आइडेंटिटी बस एक चीज से जुड़ी है, उसके काम से। वुजन एक ब्रिलियंट फर्नीचर डिजाइनर है। वो हाथ से कस्टम मेड फर्नीचर बनाता है। उसका ब्रांड है ALX। क्योंकि वो दुनिया के सामने नहीं आ सकता, इसलिए वो ऑनलाइन काम करता है। सारे ऑर्डर्स ईमेल पे आते हैं और सैंगबैक फ्रंटमैन बनके क्लाइंट से डील करता है। वुजिन घर के अंदर अपने वर्कशॉप में अकेले अपनी कला के साथ जीता है। उसका बनाया हुआ फर्नीचर उसकी असली पहचान है। वो उस लकड़ी में, उस डिजाइन में अपनी आत्मा डाल देता है। एक दिन सैंगबैक उसे एक फर्नीचर स्टोर में ले जाता है जिसका नाम है मामा स्टूडियो। ये वो स्टोर है जो उनके बनाए हुए कुछ पीसेस बेचता है। वहां वुजिन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम है यीसू। वो वहां काम करती है। वुजिन पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है। जिन से पूछती है, क्या चाहिए आपको? वो कहता है, मुझे ऐसी कुर्सी चाहिए जो मुझे घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ महसूस कराए। यह सुनकर वो उसे ALX नाम की एक कंपनी दिखाती है और कहती है, यहां तुम्हें हर चीज में सबसे बढ़िया मिलेगा। मतलब वो उसे उसकी अपनी वेबसाइट सजेस्ट कर रही होती है। वो रोज मामा स्टूडियो जाने लगा, हर दिन एक नए चेहरे के साथ, एक कस्टमर बनकर। कभी एक बूढ़े प्रोफेसर जैसा बनकर। वो बस दूर से यीशु को देखता था। फिर एक दिन किस्मत मेहरबान हुई। वू जिन एक बहुत ही हैंडसम लड़के के रूप में जागा। ऐसा चेहरा जो फिल्मों के हीरो का होता है। उसने आईने में देखा और सोचा, आज आज परफेक्ट दिन है। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बाल सेट किए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मामा स्टूडियो पहुंचा। वो खरीदारी के लिए सू की दुकान पर जाता है। किस्मत से उसने उसे डिनर पर जाने के लिए ऑफर दिया, जिस पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने ये सवाल पूछने की खुद तैयारी की है। उसकी ईमानदारी देखकर वो मान गई। उसने खाना खरीदा और उसे अपनी फैक्ट्री ले गया। फिर वे दोनों वहां गए और वहां जाकर उसे पता चला कि ये ALX की फैक्ट्री है, क्योंकि वहां के लोग ALX फर्नीचर को बहुत पसंद करते थे। दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर वो उसे उसके घर छोड़ देता है। फिर वे अगले दिन फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। पर यहां से वूजिन की असली आजमाइश शुरू हुई। उसे पता था कि अगर वो सो गया तो ये हैंडसम चेहरा चला जाएगा। यीशु ने जिस इंसान के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, वो गायब हो जाएगा। इसलिए उसने ना सोने का फैसला किया। इसे देखते हुए वो हर घंटे अलार्म सेट करता है ताकि वो सो ना जाए। साथ ही वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है ताकि समय गुजर जाए। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं और खूब मजे करते हैं। सू उससे ALX में उसकी नौकरी के बारे में पूछती है तो वो कहता है, मैं फर्नीचर डिजाइनर हूं। पर अब दूसरी रात थी। वूजन की हालत खराब हो रही थी। उसने कॉफी के न जाने कितने कप्स पिए, एनर्जी ड्रिंक्स गटके, हर वो चीज की जिससे उसे नींद ना आए। उसका दोस्त सांगबेक उसकी हालत देखकर परेशान था। उसने वूजन को समझाया कि ये आग से खेलने जैसा है। कब तक नहीं सोएगा तू? उसने पूछा। पर वूजन सुनने को तैयार नहीं था। वो यीशु के साथ एक और दिन, बस एक और दिन बिताना चाहता था। तीसरा दिन। वूजन अब एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। चेहरा वही था, पर उस पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी वो यीशु से मिलने गया। यीशु ने उसकी हालत नोटिस की। तुम ठीक तो हो? बहुत थके हुए लग रहे हो, उसने फिक्र से पूछा। वूजन ने झूठ बोल दिया कि काम का स्ट्रेस है। उस दिन शाम को जब वो ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रहा था, उसकी आंख लग गई, बस कुछ सेकंड्स के लिए, पर उतना ही काफी था।
जब उसकी आंख खुली, उसने ट्रेन के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा। वो हैंडसम लड़का जा चुका था। उसकी जगह एक मिडिल एज्ड अनजान आदमी बैठा था। वुजन का दिल टूट गया। वो यीशु को टेक्स्ट नहीं कर सकता था, वो उसे कॉल नहीं कर सकता था, वो उसके सामने जा नहीं सकता था। जिस लड़के को यीशु जानती थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यीशु बेचारी परेशान हो गई। उसने वुजन को कितने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, कहाँ हो तुम, सब ठीक है, प्लीज रिप्लाई करो, पर सामने से कोई जवाब नहीं। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता। यीशु को लगा कि उसे गोस्ट कर दिया गया है। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा शायद उसमें ही कोई कमी थी। वो सैड और कंफ्यूज्ड थी। इधर वुजन टूटा हुआ था। वो रोज अलग अलग चेहरों में जाता और दूर से यीशु को देखता। वो उसकी उदासी देखता और खुद को कोसता। सांगबेक उसे समझाता कि भूल जा उसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर वुजन के दिल से यीशु जा ही नहीं रही थी। उसने कई हफ्तों तक ये दूर से देखने का सिलसिला जारी रखा। या तो वो यीशु को हमेशा के लिए भूल जाए या फिर उसे सब कुछ सच बता दे। पर झूठ में जीने से तो बेहतर ही था। उसने फैसला किया, वो यीशु को सच बताएगा। अगले दिन जीन लड़की बन जाता है और सू से उसके साथ चलने को कहता है। वो कहती है कि उसे जीन के बारे में सब कुछ पता है और उसे फर्नीचर फैक्ट्री ले जाती है। जीन उसे अपने सारे वीडियो दिखाता है जिसमें उसके सारे चेहरे सामने आते हैं। वो ये भी बताता है कि वो लड़का है, लेकिन जब वो जागता है तो उसका जेंडर बदल जाता है और जो लड़की इतने दिनों से उसके साथ घूम रही थी वो असल में जीन ही था। सू इस बात पर यकीन नहीं करती और चला जाती है। कई दिनों बाद भी सू जीन को भूल नहीं पाती। वो उसके बारे में सोचती रहती है और एक दिन उसे मिलने उसकी फैक्ट्री चली जाती है। अब वो एक जापानी औरत बन चुका है और सू से अंदर आने को कहता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए कोई एहसास है? अगर हाँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और खुद अपनी आंखों से तुम्हारे बदलते हुए हालात देखना चाहती हूँ। सोते हुए वो उससे पूछती है, ये सब कब से चल रहा है? तो वो पूरा किस्सा सुनाता है। इसी बीच सू उसकी असली उम्र जान लेती है, जो 29 साल थी, और उसकी भी उम्र 29 साल थी। वो उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों चुना? जीन बताता है, मैंने अपनी हालत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुम्हें देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह जब लोग उठे तो वहां जिन आया, जो अब एक हैंडसम लड़का बन चुका था। इसका मतलब था कि वो बदल चुका था। वो खुश था कि वो उसके साथ है, वो भी सब कुछ जानने के बाद। उसके बाद वे हमेशा साथ वक्त बिताने लगे और साथ ही रहे। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अगले दिन उसने जिन की गर्दन पर टैटू बनवाया ताकि उसे पहचाना जा सके। एक दिन जिन को सू के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन फिर वो एक बूढ़ी औरत बन गया। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। पार्टी में हर कोई अपने पार्टनर के साथ आया था, लेकिन सू पूरी तरह अकेली थी। सब कोई सू के पार्टनर को देखना चाहता था और पूछ रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि सबने सू को अलग अलग लोगों के साथ देखा था। तभी पार्टी में एक लड़का सू का हाथ पकड़ता है, ठीक वैसे जैसे जिन ने कहा था कि वो उसे पहचान जाएगी। पार्टी में सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर सू का बॉस। अगले दिन वो लड़की बन जाता है और सू को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। उसकी माँ सू का शुक्रिया अदा करती है कि वो उसके बेटे के साथ है। सुबह वो खुद से पूछता है कि क्या सू शादी के लिए राजी होगी और क्या मुझे उससे शादी के लिए पूछना चाहिए। और वो कई दिन अपनी शादी की अंगूठी बनाने में बिताता है। अगले दिन सू एक डॉक्टर से बात कर रही होती है और वो अपनी हालत और जिन के बदलाव के बारे में बताती है। डॉक्टर सू को तनाव और डिप्रेशन की दवा लेने की सलाह देता है। अब वो एक हैंडसम लड़का बन चुका है और वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हर पल पसंद है और दिल कहता है कि ये पल कभी खत्म ना हो। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसे घर छोड़ने वाला होता है तो रास्ते में फिर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सू उससे गाड़ी रोकने को कहती है। सू बोलती है कि शादी कोई मामूली बात नहीं होती। मैं अपने परिवार को क्या बताऊं कि ये लड़का हर दिन बदल जाता है। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि जब मैं तेरे से दूर होता हूं तो अच्छा नहीं लगता, और तनाव कम करने वाली दवाइयां लेती है। फिर सू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जिन भी वहां आता है। जिन पता लगाता है कि सू डिप्रेशन की दवाइयां ले रही है और ज्यादा डोज की वजह से वो बीमार हो गई है। वो उसके मोबाइल पर डॉक्टर की बातचीत सुनता है। उसे समझ आता है कि सू की ये हालत उसकी वजह से है।
अगले दिन वो लड़की बन जाता है और अपनी माँ के साथ होता है। उसकी माँ उससे सच बताती है कि वो बिल्कुल उसके पिता जैसा है। उसके पिता को भी यही बीमारी थी और वो भी बदलते रहते थे, और इस कारण से उसकी माँ भी तनाव में रहती थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर जिन के पिता गायब हो गए ताकि उसकी माँ परेशान ना हो। वो जिन ने फैसला किया कि वो कोरिया छोड़ देगा। वो कहीं दूर चला जाएगा जहां उसे कोई नहीं जानता, जहां यीशु उसकी वजह से और सफर न करे। उसने अपना सारा सामान पैक किया, अपना वर्कशॉप बंद किया और चला गया। बिना यीशु को बताए वो जिन एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। वहां उसे कोई नहीं जानता था, उसकी अजीब कंडीशन से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उसने वहां भी एक छोटा सा वर्कशॉप खोला और वापस फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसके काम में वो पहले जैसी बात नहीं थी। उसके हर डिजाइन में, हर लकड़ी के टुकड़े में एक उदासी थी, एक अकेलापन था। वो यीशु को मिस कर रहा था, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ वो उसे ढूंढने का फैसला करती है। फिर जिनको जिक रिपब्लिक में एक डिजाइनर के रूप में दिखाया जाता है, और वो वहीं का रहने वाला था और वहां की भाषा बोल रहा था। दूसरी तरफ जिन का पता जानने के बाद वो वहां जाती है, लेकिन जिन उससे कहता है कि यहाँ कोई जिन नाम का लड़का नहीं है। वो उससे बताती है कि मैं कोरिया के एक स्टूडियो से आई हूँ जहाँ बड़ा फर्नीचर मार्केट है, और वो उससे अंदर आने की गुहार लगाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो अलग अलग जूते, कपड़े और फर्नीचर देखती है जो बिल्कुल जिन के बनाए हुए जैसे थे। मेरी कंपनी को तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी, उसने कहा। जिस पर उसने कहा, बस करो जिन, मैं पूरी तरह बदल चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसने कहा, मेरी जिंदगी बीमारी से ज्यादा बुरी है। उसने जिन से माफी मांगी और दोनों साथ में टहलने चले गए। उसने उसे बताया कि एक दिन उसने तुम्हें बदलता हुआ देखा, जिससे उसे बहुत डर लगा। उसने अपनी बात समझाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सफल नहीं हो पाई। और उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिल्म का आखिरी सीन हम देखते हैं कि वूजिन और यीशु अब साथ हैं। आखिरी शॉट में वूजिन और यीशु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वूजिन नरेशन में कहता है, आज का मैं कल के मैं से अलग हूं, हर दिन अलग। यही मेरी सच्चाई है। और मैं उस लड़की से प्यार करता हूं जो मेरी इस सच्चाई से प्यार करती है। और इसी खूबसूरत नोट पर यह अनोखी प्रेम कहानी खत्म होती है।